हम करने वाले हैं फर्स्ट पोएम जो है आपका माय मदर एट 66। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंटर्स बता देती हूँ कि ये वीडियो किसके लिए। जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है या चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है ना भाई, उसके लिए भी ये पूरा वीडियो है। हम हर चीज़ कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने सैम्पल पेपर ये क्वेश्चन ट्राई किया और उस क्वेश्चन नहीं बन रहा आपके, मतलब लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हम उस क्वेश्चंस को कैसे टैकल करने वाले हैं। अगर आप रिविजन पर्पज से देख रहे हो तो भाई ये तो मस्त है, मतलब हर चीज़ में कवर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यार, जब भी हम एक पोएम पढ़ते हैं तो उसके लिए कुछ पॉइंटर्स होते हैं जो हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए। आप कोई भी पोएम पढ़ रहे हो, ठीक है, इरिस्पेक्टिव। तो देखो, सबसे पहले ना आपको पोएम को कम से कम 2 बार पढ़ना है, क्योंकि होता क्या है, पोएम ना एकदम छोटी सी होती है तो आपको लगता है यार ये तो मुझे समझ ही नहीं आई। आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार आप मेरे साथ यहाँ पे पढ़ लेना, फिर दूसरी बार आप खुद से पढ़ लेना, ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। फिर यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हो सकते हैं या डिफिकल्ट वर्ड्स हो सकते हैं जो आपने पहली बार सुने हो, या यहाँ पे इसका मतलब कुछ और हो, तो हम उससे भी टैकल करेंगे। देखो यार, फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं खुद आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगी कि पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ मिस नहीं करना है। अगर ये आपको आता है ना फिगर ऑफ स्पीच, तो ठीक है, आप वो पार्ट को स्किप कर देना, बट मैं पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ, ठीक है, इसी वीडियो में। फिर हम जो कुछ थीम्स होते हैं ना, आपको वो भी याद पता होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट आंसर में आपको लिखने के लिए ना थीम के ही अराउंड लिखना पड़ता है। हम हर एक लाइन को डिकोड करेंगे, हाँ भाई इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का रेफरेंस ये है, ठीक है। फिर आप देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है 7th, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। चैप्टर्स वही है, बट अगर आपने एडिशनल सैम्पल पेपर देखा होगा, आपको लगेगा यार अब तो एक लेवल चीज़ें बढ़ चुकी है। अब वो टाइम चला गया जहाँ पे बस आप समरी पढ़ के चले जाते थे, इधर उधर से क्वेश्चंस कर लिए। ऐसा नहीं होने वाला, आपको हर चीज़ अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ही करनी पड़ेगी, और इस वीडियो में हम वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ये पोएम। और उससे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड दे देती हूँ। देखो, ये जो पोएम है वो रिवॉल्व करती है रियलिटी ऑफ लाइफ की। जैसे जैसे टाइम आगे जाता है, वैसे भी हमारे पेरेंट्स की एज भी बढ़ती जाती है, तो वो एक फियर जो हमारा होता है उनको लूज़ करने का, उसके अराउंड ये पूरे के पूरे पोएम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है पोएट और उनकी मदर है, वो उनको छोड़ने आई है। उनकी मदर वापस जा रही है वो, तो वहाँ पे जो उन्होंने देखा कि एजिंग मेरी मॉम को कैसे हो गई है, मुझे उनको कैसा फील हो रहा है पोएट को, उसके अराउंड ये पूरी पोएम है, ठीक है। तो चलो, हमें बैकग्राउंड भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं रीडिंग के लिए। देखो यार, आपको याद होना चाहिए पोएट का नाम कमला दास, ठीक है, ताकि तभी ये हेल्प करता है। आपको लॉन्ग फॉर्मेट आंसर लिखोगे ना, तो उसमें स्टार्ट करने में क्या लिखोगे, माई मदर एट 66 बाय कमला दास स्टेट्स दैट रेफर्स टू, ठीक है। एक स्टार्टिंग, एक इग्निशन पॉइंट देता है, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं। आपको देखो, इसमें मेन हाईलाइट क्या है, ये इसमें है कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम में दिया गया है, ठीक है। ये स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me। तो ये जो पोएट हैं वो अपना बता रही है कि जब हम लोग ड्राइव कर रहे थे फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, ये लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है, तो वो टाइम थोड़ा सा स्टार्टिंग का बताती है हम लोग को। और उन्होंने अपनी मॉम को अपने साइड पे देखा, और वो क्या कर रही थी, डॉज मतलब होता है यार, दोपहर को हम थोड़ा सा सो नहीं जाते हैं, तो वैसे सो गई थी थोड़े टाइम के लिए, उसको बोलते हैं डॉज। ओपन माउथेड, हर फेस ashen like that of a corpse and realized with pain। अब देखो क्या लिखा है कि वो अपनी मॉम को देखती है अपने साइड में, और वो देखती है कि मॉम क्या कर रही है, डॉज मतलब नींद ले रही है बहुत छोटी सी, मतलब वो वहाँ से अपने घर से जा रहे होंगे एयरपोर्ट में, तो वो टाइम थोड़ा सा है, तो उस टाइम में वो सो गई। और वो किस तरीके से सोई है, ओपन माउथेड, मतलब उनका मुंह क्या है, खुला हुआ है, और उनके फेस की कंडीशन क्या है, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है एक डेड बॉडी, मतलब उनकी इतनी एज हो गई है। आपने अगर कभी किसी की डेड बॉडी देखी होगी तो आपको पता है कैसे उनका मुंह खुला है, तभी उनका मुंह बंद करते हैं। उनका चेहरा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है, तो उनका चेहरा जो होता है ना काला पड़ जाता है बिल्कुल। तो एग्जैक्टली सेम सिनेरियो वो अपनी मॉम को भी वैसा ही देखती है, इसलिए वो कंपेयर करती है उनके फेस को किससे, जो कलर ऑफ कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, देखो फिर उनको रियलाइज हुआ विथ पेन that she wasn't old as she looked, but soon put that thought away।
तो अब उनको रियलाइज़ होता है कि अब वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है, मतलब जिससे जैसे दिख रही है उससे भी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है। शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मतलब एजिंग उनकी हो चुकी है ऐसा बता रही है। मतलब उनको रियलाइज़ होता है कि अरे मेरी मॉम का तो इतना ज़्यादा एज हो गया है, एंड शी इज़, मतलब उनको लगता है कि वो उस एज टाइम लाइन में आ गई है जहाँ पे जो नेक्स्ट उनकी एजिंग होगी वो डेथ ही है, ठीक है, नेक्स्ट उनका जो होने वाला है वो डेथ ही है। बट पुट दैट थॉट अवे, पुट दैट थॉट अवे मतलब जैसे बोलते हैं ना, मन में बुरे ख्याल नहीं लाने चाहिए। तो वो जो थॉट था कि शी इज़ गोइंग टू लूज़ हर मॉम, वो अपने वो थॉट को हटाती है। एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग, तो उस थॉट को मतलब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के क्या करती है, वो कार से बाहर देखने लगती है। और बाहर वो बाहर देखती है तो बाहर में क्या देखती है, यंग ट्री स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ रहे हैं। अब पेड़ कैसे दौड़ सकते हैं, जब भी आप देखते हो ट्रेन से हम लोग जाते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड में, तो ऐसा लगता है ना चीज़ें पीछे भाग रही है। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो ऐसे लग रहा है उनको यंग ट्रीज भाग, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट किसके बीच में, उनकी मदर के बीच में जो बहुत ओल्ड हो चुकी हैं, इनएक्टिव हो चुकी हैं, और दूसरा जो वो बाहर देख रही है, बाहर में क्या बहुत लाइवलीनेस है या यूथ है, ट्रीज ऐसे भाग रहे हैं, ठीक है, ये सब डिपिक्शन है कि बहुत ज़्यादा यूथ है उसमें। और वो क्या देखती हैं, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिलिंग का मतलब ऐसे झुंड में निकलते नहीं है बच्चे, भाई शाम को खेलने बुलाते हैं तो एक झुंड में निकलते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तो वो भी ये जो मैरी चिल्ड्रन है, ये लोग भी क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, यूथ में लाइवलीनेस है, ठीक है, ये उसका सिम्बॉलिज्म है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, अब वहाँ पे पहुँच गए हैं, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक हो चुका है। फ्यू यार्ड्स मतलब जैसे किलोमीटर होता है, मीटर होता है, वैसे भी यार्ड एक यूनिट है मेजरमेंट की। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, थोड़े दूर में वो लोग खड़े हैं। और आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, जैसे आप देख सकते हो उनकी मदर यहाँ पे है और वो यहाँ पे है, जा रही है अवे। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल लेस। तो फिर उन्होंने अपनी मॉम को देखा और रियलाइज़ किया कि उनका जो चेहरा है वो क्या हो चुका है, कलरलेस हो चुका है, पेल पीला पड़ गया है ना। अब आप खुद देखते हो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, देखो उनके हाथ में झुर्रियाँ हो जाती है, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ हो जाती हैं, उनका कलर डिसकलरेशन में बदल जाता है ना। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एग। एज लेट विंटर्स मून का मतलब क्या होता है, देखो कोहरा सुने आप, सुबह सुबह उठते हो तो आप एकदम ठंडी में देखते हो पूरा वाइट वाइट रहता है, वैसे रात को भी वैसी चीज़ें रहती हैं, रात को भी पूरा क्लाउडी क्लाउडी रहता है और ऐसे मतलब वाइट वाइट हो जाता है, जिससे जो चांद की चमक है ना वो कम हो जाती है, आपको चांद नहीं दिखता है। तो एग्जैक्टली उनका चेहरा भी वैसे हो गया है, क्योंकि उसमें से यूथफुलनेस चली गई है, उसमें से लाइवलीनेस चली गई है। तो अब जो बचा है ना उनका चेहरा, वो सिर्फ पेल है, वो कलरलेस है। तो उससे वो कंपैरिजन कर रही है अपनी मदर का फेस और विंटर्स मून में, विंटर में जैसे मून का शाइन होता है वैसा। और उनको फील हुआ क्या, ओल्ड फेमिलियर है। फेमिलियर है मतलब कि ये चीज़ें, मतलब ये जो फीलिंग है वो पहले फील कर चुकी है, फेमिलियर मतलब हो चुका है ना। माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। चाइल्डहुड फियर मतलब होता है ना, बचपन में हमें लगता है यार हमारे मम्मी पापा कहीं मत जाए, हमारे पास ही रहे। तो हो सकता है चाइल्डहुड में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा अपनी मॉम के साथ, तो वो चाहती हैं कि ये टाइम हमेशा रहे, पर ऐसा नहीं होता। लाइफ ट्रांजिएंट है, लाइफ चेंज होती रहती है। तो उनको शायद बचपन में भी ऐसा कभी लगा होगा कि मेरी मॉम मुझसे कहीं जुदा ना हो जाए, ऐसा कभी कभी लगता है ना आपको। तो सिमिलर वही वो चीज़ उनको हिट करती है जब अभी वो उनको अपनी मम्मी को देखती हैं। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। बट फिर भी वो होपफुल है, वो फिर भी अपने आप को दिलासा दे रही है कि नहीं मैं फिर आपको देखूंगी, और वो बोलती है सी यू सून अम्मा। एंड आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। अब वो अपने इमोशंस को छुपा रही, अंदर में जो उनको मतलब उनके दिल में लग रहा है, वो इमोशनल हो रही हैं, वो मतलब जो एंशियस है, फियरफुल है, बहुत सारी इमोशंस अंदर, बट बाहर में वो क्या दिखा रही है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। होता है ना, बहुत बार लोग आपसे पूछते हैं कि आप कैसे हो, आप अंदर से कितने टूटे हो रहते हो, फिर बाहर में आप स्माइल करके बोलते हैं यार सब ठीक है। क्यों? क्योंकि आप वो इमोशंस को हाइड कर रहे हो, ठीक है। तो वही चीज़ वो करती हैं पोएट। और बस इतना ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको रेफरेंस भी समझा दिया है, ठीक है। आप एक बार खुद से रीड करना, आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद हम वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स मतलब है डोज। डोज का मतलब क्या होता है, फॉल एस्लीप फॉर शॉर्ट टाइम। अब थोड़े टाइम के लिए, जैसे मैंने बोला ना कि एयरपोर्ट से उनके घर का रास्ता जितना भी होगा उतने टाइम में उनकी मॉम सो गई।
एशन दैट लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब डेड बॉडी, मैंने बताया था। द फेस लुक लाइक ग्रे एज दैट ऑफ डेड बॉडी, तो उनकी फेस का कलर उड़ चुका है, तो वो कैसा दिख रहा है, ग्रे कलर का दिख रहा है। ट्रीज प्रिंटिंग, ट्रीज क्या कर रही है, ऐसा लग रहा है भाग रही है ना, वही दिया है। ट्रीज मूविंग और सीम्स लाइक रनिंग। चिल्ड्रन स्पिलिंग, चिल्ड्रन बाय चिल्ड्रन स्पिलिंग, तो वो देखते हैं मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, सडनली निकल के भागते हैं। वैन का मतलब है कलरलेस, ठीक है। एज अ लेट विंटर्स मून, तो हर फेस लॉस यूथफुलनेस लाइक दैट ऑफ मून लूजेज इज ब्राइटनेस इन विंटर। तो ये जो सारे के सारे मेन रेफरेंस आपको चाहिए होगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो आप वर्ड मीनिंग को भी एक बार रीड कर लेना कि हाँ भाई इसका मतलब ये है। उसके बाद हम लोग आते हैं फिगर ऑफ स्पीच में, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच में एक वर्ड है सिमिली। सिमिली का मतलब होता है जब भी हम कंपैरिजन करते हैं और उसमें वर्ड्स यूज़ होते हैं एज, लाइक, एशन लाइक, पेल एज, तो ये सब आता है सिमिली में। रेपिटेशन का मतलब है हम कोई वर्ड को रिपीट करते हैं, रिपीट कर रहे हैं। आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यहाँ पे क्या वर्ड रिपीट हुआ है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। एक होता है एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, ये कॉन्स्टेंट नहीं होगा, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो बच जाता है उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो सी सून, एस एस, सी यू सून, ठीक है। तो एस एस वाला साउंड आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। तो ये 3 आपका है। और चौथा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि आप कोई भी ह्यूमन लाइक क्वालिटी होता है ना, वो आप या तो एक एनिमल को देते हो या नॉन लिविंग को देते हो। जैसे ट्री स्प्रिंटिंग, स्प्रिंट मतलब होता है जैसे मूविंग, दौड़ना, रनिंग। तो स्प्रिंट कौन करते हैं, ह्यूमंस करते हैं, ट्रीज थोड़ी ना करते हैं। ट्रीज को यहाँ पे हम लोग नॉन लिविंग में कंसिडर करेंगे ना, ठीक है, नॉन ह्यूमन, नॉन लिविंग में, ठीक है। तो ट्रीज या नॉन लिविंग लिख दो या प्लांट लिख दो, ठीक है, ऐसा प्लांट, ट्रीज जो भी है। तो नॉन ह्यूमन जो है उनको हम कंसिडर करेंगे। तो ट्रीज क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम नॉन ह्यूमन है, तो इसको अगर हम ये क्वालिटी दे रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। अब देखो ये मैंने सैम्पल पेपर से क्वेश्चन लिया, देखो सैम्पल पेपर का है और दूसरा मैंने एडिशनल सैम्पल पेपर से लिया है और तीसरा है 2023 का। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। 2023 का मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। मैं एक प्रैक्टिस सेशन ज़रूर करूँगी जिसमें मैं एकदम लेटेस्ट पैटर्न के सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, बट अभी के लिए मैं सैम्पल पेपर के क्वेश्चन आपको कराने ही वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, देखो आप पढ़ तो लेते हो, फिर उसके बाद क्वेश्चन करने का टाइम आता है तो नहीं मुझसे नहीं हो रहा, ऐसे कैसे नहीं हो रहा, अभी आपने पढ़ा है, अब मेरे साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। देखो हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, जैसे हमने क्या किया था, आपने मेरे साथ एक बार पोएम पढ़ ली, खुद पढ़ना है। हमने डिफिकल्ट वर्ड्स भी पढ़ लिया, हाँ भाई पढ़ लिया। हमने फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ लिया, समझ गए हम, फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ लिया। इसको आप जाके अपनी बुक में मार्क करना कि अच्छा जब आप रीडिंग करोगे ना सेकंड टाइम पोएम भी खुद से, तो आपको यहाँ जहाँ पे भी वर्ड आएगा लाइक, एज, आपको लिखना है वहाँ सिम्बली। ट्रीज प्रिंटिंग में लिखना है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। एलिटरेशन जहाँ पे है। थीम मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बैकग्राउंड बताया, थीम क्या है इसका, यहाँ पे एजिंग की बात हो रही है, यहाँ पे लाइफ की ट्रांजेंट कितना लाइफ चेंज होती रहती है उसके बाद हो रही है, ठीक है, वो आप थीम में लिख देना। उसके बाद अंडरस्टैंड और डिकोड, हम हर लाइन को रीडिंग करते समय अंडरस्टैंड और डिकोड कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, हमारा लास्ट स्टेप तो बच गया ना, चलो लास्ट स्टेप कर लेते हैं। लास्ट स्टेप क्या है हमारा, देखो आपको पता है यार ये माई मदर एट 66 है, बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैंने जितना भी ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सैम्पल पेपर के, एडिशनल सैम्पल पेपर के, आपको ना एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मतलब उस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा रही है। कभी कभी हमारे माइंड में ना ओवरऑल पिक्चर रहता है कि अच्छा इस पोएम में तो ये हुआ था, जैसे हम समरी पढ़ते हैं तो ओवरऑल चीज़ें रहती हैं। अभी आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा बट मैं आपको समझाती हूँ, चलो। तो जब भी आप एक इतना समझ लो कि जब भी दिया हो पोएम का जो जितना भी पार्ट, आपको उसको फिर से रीड करना है, इवन तो आप रीड कर चुके हो, ठीक है। चलो मेरे साथ रीड करो, ठीक है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डॉज ओपन माउथेड, हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked at young trees printing, the merry children spilling out their homes। ठीक है, आपको एक बार रीड करना ही है। अब देखते हैं what does the poet compare her mother face to
वाई डज आंसर इन वन सेंटेंस, वो क्यों अपनी मदर का फेस है जो है उसको कंपेयर करती है डेड बॉडी के उससे, क्योंकि उनकी जो चेहरे की यूथफुलनेस है वो चली गई है, वो ज़्यादा ओल्ड हो गई है। ठीक है, तो आपको वो लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद है व्हाट इफेक्ट डज द फ्रेज ओपन माउथेड हैड ऑन पोएम। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरे साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको टेक्निक्स भी पता चलेगी कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। जब भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन आए ना, आपको क्या करना है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन करना है। देखो फर्स्ट पढ़ते हैं, इट बिल्ड्स अ मूड ऑफ सरप्राइज एंड शॉक इन द, ऐसा कुछ नहीं, आपको क्या करना है, इसको एलिमिनेट। इट रिवील्स द स्पीकर्स फियर ऑफ हर ओन डेथ, ओन के बारे में बात हुई है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इट एड्स टू द इमेजरी ऑफ स्पीकर्स मदर अपियरिंग डेड, हाँ ये एक लग रहा है, पर इसको अभी डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट में भी जाएंगे। इट हाईलाइट्स द स्पीकर्स अटेम्प्ट एट हाइडिंग हर इमोशंस फ्रॉम हर मदर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसमें थोड़ी ना हाइड कर रही है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा सही बैठा, इट एड्स टू द इमेजरी ऑफ स्पीकर्स मदर अपियरिंग डेड। तो आप MCQ को ऐसे ही टैकल करोगे। ठीक है, आपको कभी कभी यार लगेगा कि चारों गलत है या चारों सही है, बट आपको उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है। ठीक है, कभी भी आंसर मिल जाने के बाद नेक्स्ट वाले को स्किप नहीं करना है, आपको नेक्स्ट वाले को भी देखना है। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, द कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज बिटवीन। अब देखो हम लोग, मैंने आपको जब पढ़ाया तो हमने कॉन्ट्रास्ट की बात की ना, क्या कॉन्ट्रास्ट है कि ट्रीज जो है वो यंग है और मदर जो है वो ओल्ड है, तो इन दोनों के बीच में आपको एक कॉन्ट्रास्ट मिलता है। देखो यंग ट्री स्प्रिंटिंग और मदर क्या हो गई है, ओल्ड, एक तो ये हो सकता है। ठीक है, आप देखना, तो इसमें आप एक पॉइंटर देखो, मैंने आंसर्स भी ना यहाँ पे अटैच कर दिए हैं, यहाँ पे आप देख लेना, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, और ये वाला सेकेंड वाले का है। इसको भी मैं एक बार रीड कर दूँगी ताकि आपको पॉइंटर, देखो मैं आपको बोलूँ सैम्पल पेपर के आपको मार्किंग स्कीम और आंसर राइटिंग भी देखना है कि कहाँ पे मेरे को मार्क्स अलॉट हो रहा है। अच्छे से उन्होंने ना सारा दिया है कि आंसर को इस तरीके से लिखना है, तो आपको इससे ना प्रैक्टिस होगी। आप कभी भी आपको टाइम आप फ्री रहो ना तो एक बार रीडिंग करना कि अच्छा इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से करना है, तो आपको एक प्रैक्टिस बन जाएगी। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्या है हम लोग पढ़ते हैं, ये भी हो गया। स्टेट अ रीज़न फॉर द फॉलोइंग, द स्पीकर लुक्स आउट एट द विंडो वाइल ट्रैवलिंग विथ हर मदर। वो क्यों बाहर देखती है, मैंने आपको बताया था ना, वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए देखती है। लुक्ड आउट बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट, तो वो जो थॉट था कि वो अपनी मदर को लूज़ कर देंगे, अपनी मॉम बहुत ओल्ड हो चुकी है, वो थॉट को मतलब वो करने के, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो बाहर देखने लगी। तो आप वहाँ पे ये वाला रीज़न लिख देना। विच ऑफ दीज फ्रेजेज यूज द सेम पोएटिक डिवाइस। देखा मैंने आपको बोला ना, पोएटिक डिवाइस के क्वेश्चन आ रहे हैं तो स्किप नहीं करना, आपको देखना है, बहुत कम है बट ना आप याद रखना। लुक एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, कि क्या यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। द रेस्टोरेंट इज़ एज नाइस एज बिग फिश, ना। द पेन बिकेम माई हाईवे टू सक्सेस, ना। द फ्लफी क्लाउड, देखो ये है क्लाउड क्राइंग, क्लाउड है नॉन लिविंग, उसको कौन सा कैरेक्टर दिया है क्राइंग का, क्राई कौन करता है, ह्यूमंस, तो ह्यूमंस का कैरेक्टरिस्टिक्स किसको मिला है, नॉन लिविंग को, तो ये है हमारा आंसर। बट हमें पता है ये आंसर है, बट हम नेक्स्ट वाले को स्किप नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वाले को भी रीड करेंगे। द टॉल ट्रीज विथ मैनी ब्रांचेस, ना। ठीक है, तो देखो आपका आया है वाई डू यू थिंक द पोएट हैज़ प्लेस द वर्ड पेन इन अ सेपरेट लाइन। देखो कभी भी ये चीज़ आप सैम्पल पेपर के और क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चलेगा राइटिंग स्टाइल जो है ना ऑथर की, पोएट की, उस पर भी क्वेश्चन किया गया है कि इन्होंने इसको कैपिटल में क्यों लिखा, इसको इस लाइन में क्यों लिखा, इसके बाद कॉमा क्यों लगाया। देखो कभी भी कोई भी चीज़ को कैपिटल में लिखना, उसको अलग लाइन में लिखना, इसका मतलब होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस हैं। वो चीज़ों को आप कभी भी कोई चीज़ को कैपिटल में क्यों लिखते हो, ताकि आप चाहते हो कि लोगों को आप उस चीज़ की इंटेंसिटी पता चले, उनको पता चले कि ये चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो इसीलिए वो जो पेन वर्ड है, उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रही थी, इसलिए वो पेन को अलग लाइन में लिखी है, वो हाईलाइट करना चाहती थी अपनी इमोशंस को। देखो बहुत बेसिक चीज़ है, आपको अपने सोचना है कि हाँ भाई इस चीज़ को क्यों किया होगा, लॉजिकल रीज़न ढूंढना है। ठीक है, आप कुछ चीज़ें लॉजिक से ही चलती है, कुछ चीज़ें आपको सोचनी खुद से पड़ती है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो तो ये भी हो गया।
बहुत इजी था। देखो आपको ऐसा लगता है कि यार हार्ड है चीज़ें, हार्ड नहीं, आपको पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। आप तो अगर सही तरीके से पढ़ोगे तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करना, ठीक है, फिर आपको पक्का से पता चल जाएगा यार मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। अब सेकंड हम लोग देखते हैं, ये मैंने एडिशनल सैम्पल पेपर से लिया है। मैंने बोला ना फिर हमें रीड करना ही करना है। I looked again at her wan, pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. ठीक है? My mother at 66. What is the speaker's emotional state when looking at mother? तो उनका क्या स्टेट है? Confused and disoriented? नहीं. नॉस्टैल्जिक एंड लॉन्गिंग नहीं. एम्पैथेटिक कहाँ से आ गया? एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग नहीं. कन्फ्यूजन थोड़ी ना है उनको. नॉस्टैल्जिया मतलब आपको हिट करता है ना, नॉस्टैल्जिया बोलते चाइल्डहुड में क्या है. लॉन्गिंग नहीं. एम्पैथेटिक मतलब होता है आप किसी के सहानुभूति, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग ये तो नहीं है. मतलब अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है ये सारा वर्ड. फियरफुल, हाँ देखो ये फियर है ना. एप्रीहेंसिव का भी मतलब होता है एंशियस, मतलब एक तरीके से फियरफुल एंशियस. तो सबसे ज़्यादा ये बैठ रहा है, ठीक है. आपको लग सकता है यार चाइल्डहुड की बात हुई है, नॉस्टैल्जिया होगा, पर लॉन्गिंग नहीं बैठ रहा है यहाँ पे. कंफ्यूज्ड, एम्पैथेटिक, अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है. तो देखो हो सकता है आपको लगेगा यार ए हो सकता है, सी हो सकता है, बट आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका डी ऑप्शन है, ठीक है. तो डी होगा हमारा आंसर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द यूज ऑफ द वर्ड बट एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन बट ऑल आई सेड सजेस्ट. बट कहाँ पे लिखा है? बट ऑल आई सेड वो सी यू सून. तो वो एक तरीके से ना अपने आप को दिलासा दे रही है कि जो भी हो रहा है, मॉम की एजिंग हो रही है, मेरे को लग रहा है कि मैं फियरफुल हूँ ये सब, बट मेरे को फिर भी एक रहता ना, एक मैं होपफुलनेस है कि मैं अपनी मॉम को फिर से देखूँ. यूज़ उसका वहाँ पे. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वर्ड दैट विल नॉट. ये नॉट वर्ड को बिल्कुल भी आपको वो नहीं करना है कि हमेशा मैंने देखा यार फ्लो में पढ़ते रहते हैं, नॉट वर्ड को भूल जाते हैं. जो भी चीज़ आप देखो उसमें उन्होंने कैपिटल भी किया था कि बच्चे भूले नहीं. तो ये सारी गलती मत करना यार प्लीज़. कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली. द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मदर एज वैन था कलरलेस, पेल मतलब कलर पेल बोलते हैं. एज लेट विंटर्स मॉर्निंग क्रिएट्स अ विविड इमेज. आपको क्या इमेज बनती है, ठीक है, क्या इमेज बन रही है आपकी, क्या इमेज नहीं बन रही है. ओके देखो विल नॉट. वर्नेरेबिलिटी, हाँ बहुत वर्नेबल कंडीशन में है वो. फ्रैटिलिटी, मोर्टैलिटी मतलब जो ह्यूमंस का होता है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, तो वो मरने का. सेंसिटिविटी जैसी कोई बात नहीं हुई है. कलर में वर्नेबिलिटी देखो पेल हो गई है. आप ओल्ड एज का आप खुद सोचो कि अब वो किस कंडीशन में होते हो, वर्नेबल होते हो उस एज में. अब फ्रैलिटी होती है, एक मोर्टैलिटी होती है. सेंसिटिविटी मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होता, बट एक बार चेक कर लेते हैं. सेंसिटिविटी इस वर्ड के अराउंड आपको देखना है, इस वर्ड से आपको क्या पता चल रहा है, ठीक है. अब स्टेट वेयर द गिवन ट्रू और फॉल्स. द पोएटिक देखो फिर एक क्वेश्चन है ना पोएटिक डिवाइस में. पेल एज मतलब क्या हो गया, सिमिली. पेल एज विंटर्स मॉर्निंग इज सेम एज द वन यूज्ड इन द विंटर विंड विस्टफुली वेल्ड. ना देखो विंटर विंड विस्टफुली वेल्ड, देखो ये लाइन यहाँ की नहीं है, इस पोएम की नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए भाई कि कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ है. इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ है? रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड दैट इज एलिटरेशन. क्या दोनों सेम है? नहीं. पहला वाला ये वाला सिमिली है, ये वाला एलिटरेशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स. ठीक है. तो आपको हर चीज़ डिटेल्ड में पढ़ के जानी है. ऐसे नहीं भाई ये रट के चले गए, अच्छा सी यू सून वाले में तो एलिट्रेशन का मतलब ही नहीं पता, बट देखो यहाँ क्वेश्चन तो चेंज कर दिया. विंटर विंड विस्टफुली वेल्ड. आपको पता होना चाहिए कि रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? एलिट्रेशन. लाइन कहीं से भी आए आपको पता होना चाहिए. What message does the line highlight in the context of familial relationship and the speaker's sense of anxiety, fear of the prospect of losing her mother? यहाँ पे आपको जैसे मैंने आपको बैकग्राउंड में भी बताया था कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि लाइफ कितनी ट्रांजिएंट है, हर चीज़ें कितनी जल्दी चेंज होती है, लाइफ के फेजेस कितना चेंज होते हैं, हैप्पीनेस, ये सारे इमोशंस कितने ज़्यादा चेंज होते हैं. तो हमें हमेशा अपनी फैमिली वैल्यूज़ को, फैमिली रिलेशनशिप को वैल्यू करनी चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए.
ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। देखो बाकी तो आंसर्स मैंने अटैच कर दिए। द इम्पॉर्टेंस ऑफ चेरिशिंग एंड अप्रिशिएटिंग द पीपल वी लव, क्योंकि टाइम कम है ना, तो आप अपने लोगों के साथ अपने वो समय बिताओ। क्वालिटी टाइम लाइफ इज़ ट्रांजिएंट एंड सिमिलर। ठीक है, तो वही चीज़ आपको ट्रांजिएंट एंड सिमिलर वाइल स्टिल वी कैन। ठीक है, तो हाईलाइट करता है कि आपको आपके जो रिलेशंस हैं उनके साथ आप उनको प्यार देना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लाइफ क्या है, बहुत ज़्यादा चेंज होती है, फ्लक्चुएट होती है। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड स्माइल सजेस्ट। उन्होंने बार बार वर्ड्स रिपीट किया, आई स्माइल्ड एंड स्माइल एंड स्माइल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशंस को हाइड कर रही है। ठीक है, उनके जो अंदर वो है ना, देखो द स्पीकर इज ट्राइंग टू होल्ड बैक हर इमोशंस एंड रिमेन कंपोज डिस्पाइट द पेन शी इज फीलिंग। जो उनको पेन हो रहा है अंदर में, वो इमोशनल जो इतना हैवी है, वो जो उनके अंदर ऐसा चल रहा है कि मैं क्या फील करूँ, मैं होपफुल रहूँ कि ये मेरी मम्मी के साथ ये नहीं होगा, मैं उनको फिर मिलूंगी, ये सारे इमोशंस जो उनके अंदर है, बट फिर भी उसको वो हाइड करके बाहर क्या दिखा रही है, स्माइल कर रही है। तो वो क्या कर रही है, एक तरीके से वो अपने आप को होल्ड बैक कर रही है वो सारे इमोशंस को दिखाने से, और कंपोज रह रही है। ठीक है, तो आपको यही चीज़ लिखनी थी। ओके, तो अब मैंने आंसर्स भी यहाँ पे अटैच कर दिए, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सैम्पल पेपर का किया था वो है, और इसमें आप देखना कैसे कैसे हैं। इसमें से कोई आप जब पढ़ते हो ना, तो उसमें से एक एक पॉइंटर बस आपको लिखना है। देखो वो बाहर क्यों देखी, टू डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ, एक्सपीरियंस द पेन एंड रियलाइजेशन, उनको रियलाइज़ होता है कि उनकी मॉम की डेथ होने वाली है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से एक बार रीड कर लेना। बाकी मैंने तो और आपको समझा दिया, तो मैंने आपको तो हिंदी में समझाया, तो आप बोलोगे कि भाई हम कैसे करें। देखो वो जो पॉइंटर, आप बस एक क्वेश्चन देखते एक पॉइंट लिख दिया करो। आपको जितने भी पॉइंट समझ में आते हैं ना, अब वो सारे पॉइंटर्स को लिख दिया करो एकदम रफ में, और फिर जाके आप सॉल्यूशन देखना सैम्पल पेपर में और बोलना हाँ यार मेरे को भी ये पॉइंट हिट किया था, मेरे को भी ये पॉइंट हिट किया था, हाँ हाँ ये पॉइंट तो मेरे को पता है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे ना, अभी टाइम कम है तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस आप उसको फिर वहाँ पे जाके एग्जाम हॉल में एलैबोरेट करके लिख देना बस। ठीक है, लास्ट में आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, अभी 2023 का पेपर ज़रूर करना। आपको इसमें भी देखो फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बेसिक क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मिल जाएगा ऑप्शन एलिमिनेशन का। और ठीक है, तो आप करो ट्राई, और मैं ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सारी की सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ो और रिवाइज़ करो, आप सारे क्वेश्चंस टैकल कर लोगे। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मैंने इतना पैटर्न देखा है, मैंने सारे क्वेश्चंस करे, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सारे देखे, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। माय मदर एट 66 से ना मैंने देखा एक नए क्वेश्चन तो आता ही है, और हर पेपर में आया है। तो इसको प्लीज़ ये चैप्टर को स्किप मत करना, और चलो फिर ठीक है, अच्छे से पढ़ो। बाय।